नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। लंबे वीकेंड से पहले बाजार में जो है कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा है। निफ्टी 25,200 के भी नीचे जो है जाकर जो है कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी एक छोटे दायरे में है। मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की जो है नरमी देखने को मिल रही है। वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया विक्स जो है वो 14 के करीब दिख रहा है। आज मेटल शेयरों में जो है सबसे ज्यादा चमक है। निफ्टी का जो मेटल इंडेक्स है वो करीब 1.5% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। प्रेशियस मेटल्स की बात की जाए तो उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है और इसके चलते जो है हिंद जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के जैसे जो शेयर्स हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आईटी और कैपिटल मार्केट शेयरों में भी जो है खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन रियल्टी और सरकारी बैंकों में दबाव देखने को मिल रहा है। अब आज का दिन भर का जो कारोबार है वो कैसा रहेगा इसकी करेंगे तस्दीक। और आज हमारे साथ जो है पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं को फाउंडर स्टॉक मार्केट टुडे की जो है वीएलए अंबाला मैडम। आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर। थैंक यू सो मच विशाल जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। ओके मैम, पहले आपका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं मैडम। कैसा लग रहा है आज का बाजार? क्या कंसोलिडेशन में ही है या गिरावट और गहराएगी? गिरावट और 200 के आसपास की क्लोजिंग रहेगी। मतलब बहुत बड़ा डिप आज के मार्केट के हिसाब से तो नहीं है। वी आर गोइंग टू क्लोज नियर बाय टू 200। कल का लो नहीं कटने जैसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कल का लो बना था उसके नीचे जाकर के क्लोज होंगे। दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। काइंड ऑफ वी आर गोइंग टू क्लोज इन अ रेड बट नियर बाय टू 200 टुडे। आई मीन 25-200। ओके, चलिए अब आज के जो टॉप गेनर्स हैं, लूजर्स हैं, उनकी लिस्ट से भी जो है आपको बाखबर कर देते हैं। हमारे पास आज लिस्ट है, देखते हैं कौन से हैं आज के स्टॉक्स जो है। निफ्टी गेनर्स की बात कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डीज, इसमें करीब 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स अगला स्टॉक जिसमें 2% से अधिक की तेजी है। एचयूएल जो है 1.38% की तेजी। टीसीएस जो है 1.31% और टेक महिंद्रा जो है 1% से अधिक तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। अब निफ्टी लूजर्स का जो लिस्ट है उसको भी हम देख लें। निफ्टी लूजर्स की लिस्ट की बात की जाए तो एटर्नल जो है 4.5% का डाउनसाइड दिखा रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस जो है 4.40%। इंटरग्लोब 3.5% से अधिक की गिरावट। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 2.5% कमजोर है और अडानी पोर्ट एसईजेड जो है उसमें भी 2% से अधिक की गिरावट देखने। अब नेक्स्ट चार्ट हम लोग देखते हैं जी। मिड कैप गेनर्स जो है उसकी लिस्ट से भी आपको बता देते हैं। नाल्को जो है वो 3.5% से अधिक की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अशोक लीलैंड में भी 3% की तेजी। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में 2.5% की तेजी है और 361 वाम जो है 1.5% की तेजी दिखा रहा है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स की जो शेयर की है वो 2.5% से अधिक की तेजी दिखा रहा है। अब मिड कैप लूजर्स की लिस्ट जो है वो भी देख लेते हैं। पेटीएम के स्टॉक में देखिए 7% से अधिक की गिरावट है। प्रीमियम एनर्जीज का शेयर 4.5% टूटा हुआ है। अडानी गैस 3.5%। पॉलिसी बाजार 3% डाउन है और गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है 3% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो ये रही जो है तमाम लिस्ट है। अब मैडम का रुख करते हैं। ओके, अब मेरे पास स्मॉल कैप गेनर्स की भी लिस्ट है। एवरेस्ट कांटो 15.5% की तेजी। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग्स जो है वो भी 15% मजबूत है। मरकरी मेटल्स 14.5%। टानला प्लेटफॉर्म 10% से अधिक की तेजी, यानी आप कह सकते हैं 11% तेज है। ड्रीम फोर्क सर्विसेज का जो शेयर है वो भी 10% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप लूजर्स की लिस्ट पे भी नजर डाल देते हैं। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग जो है वो 17% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एली ट्रावेनस टेक्नो 10% कमजोर है। तत्वा चिंतन 7% ये भी गिरा हुआ है। इन्फो बीन्स टेक्नोलॉजी 6.5% और जेनेसिस इंटरनेशनल जो है 6.5% के आसपास जो है गिरकर कारोबार। चलिए अब शेयरों पर बात कर लेते हैं। वीएलए अंबाला मैडम का रुख करते हैं। ओवर टू यू मैडम। मैडम, अब चूंकि हम लोगों ने आपसे बात कर ली कि मार्केट आज कैसा लग रहा है, तो आज की जो इस गिरावट है उसके कारण क्या है? सबसे पहले उससे जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या एफआईआईज की सेलिंग एक बड़ा मैटर है, या जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशंस और ट्रम्प साहब का जो अजीबोगरीब जो बयान आता रहता है कभी ग्रीनलैंड पर, क्या वो एक फैक्टर आप देख रही हैं या कोई और वजह है जिस वजह से बाजार में गिरावट? एक रुख ना हमें एक चीज पर और करना है, करेंसी जी। सबसे बड़ा पेन पॉइंट। मतलब मुझे याद है हम पिछली बार जब जुड़े थे तो 91 जनवरी के पास चला जाएगा ऐसे बोला था मैंने, और इट्स देयर। जनवरी कंप्लीट भी नहीं हुआ और 91 के पार आ चुके हैं हम। 91.7 का हाई बन गया है और मार्च से पहले, मार्च आते आते 92 के पार चला जाएगा। दैट वाज माय प्रेडिक्शन, दैट वाज द एनालिसिस। एक्चुअली प्रेडिक्शन क्या एनालिसिस थी, लेकिन मार्च भी नहीं लगेगा 92 के पार अपना इंडियन करेंसी यूएसडी के अगेंस्ट में जाता हुआ दिख रहा है।
सो देर इज नो कोई रिलीफ नहीं लग रहा है कि किसी कारण से करेंसी डेप्रिसिएशन रुक जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। 90 अबव इज लाइक गेटिंग न्यू नॉर्मल एंड इट्स अ पेनफुल थिंग, इट शुड बी टेकन विद अ वेरी सीरियस कंसर्न। अगर आपका एफआईआई इस मार्केट में से पैसा निकालता रहेगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है बीएस में यानी बिजनेस स्टैंडर्ड में 2 साल 2.25 साल हो गए, उससे तब एक बार डिस्कशन में लाया था, मैं भी थी, विशाल जी और भी पैनलिस्ट थे जी और भी लोगों का डिस्कशन था कि क्या मार्केट से आउटफ्लो एफआईआई का रहेगा या आएगा। पीपल वर लाइक कि इसमें अभी इनफ्लो आने लग जाएगा। आई वाज द ओनली बंदा, मैं सिर्फ एक इकलौती ऐसी थी जहां जी पर कि एफआईआई का आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा, और अभी भी 2026 भी वैसा ही है और 2027 का आधा भी मुझे वैसा ही लगता है। उसके रीजन बड़े जो है वो क्लियर है, उसमें मतलब कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, जो दिख रहा है सिर्फ उतना भी समझेंगे ना तो सबको समझ में आ जाएगा एज अ लेमन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारी मार्केट इंपोर्ट ओरिएंटेड है, इंपोर्ट के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। डोमेस्टिक कंजप्शन सबसे ज्यादा हमारी जो जीडीपी है डोमेस्टिक ड्रिवन है। तो अगर आप डोमेस्टिक कंजप्शन के बेस पर सस्टेन होने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट का, सीधे मुद्दे की बात करें तो गवर्नमेंट के पास में जो फिस्कल डेफिसिट है और बढ़ेगा। अब ये सारी चीजें मैंने टू द पॉइंट बात कर लिया यहाँ पर। तो ये ओके एक चीज है ओके कि कैपेक्स लगाने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए भी एफआईआई आपको उनका रुख करना पड़ेगा और वो इंटरेस्टेड है नहीं। तो ये सारी ओके चीजें जो कि दिख रहा है कि जो होता है ना खस्ता हालत, जो जी हमारे व्यूअर्स हैं खस्ता हालत को थोड़े समझेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बर्बाद हैं, बर्बाद वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन बहुत ही नाजुक कंडीशन में है हमारी इकोनॉमी एज ऑन डेट, क्योंकि हमारे ओके पास इंपोर्ट हमारे कॉस्टली होंगे, हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट का साथ जो है थोड़ा सा जा रहा है। एंड अगले 2 क्वार्टर्स, विशाल जी, अगले 2 क्वार्टर्स की नींव रखी जा चुकी है कि वो अगले 2 क्वार्टर भी वीक रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, एग्जैक्टली मैडम क्योंकि एग्जैक्टली मुझे कम बिल्कुल नहीं लगता है कि मार्च आते आते कोई भी ट्रेड डील अच्छी हमारे फेवर में होने वाली है। अब जी वैसे भी ट्रम्प जी का एक बयान और है कि जब भी वो बोलते हैं दैट पीएम इज माय वेरी गुड फ्रेंड, तो उसके बाद जी मार्केट में कुछ और ही होता है। इस मार्केट में जो सबसे रियलिस्टिक इंसाइट आपको दे सकता है दैट इज कमोडिटी। लुक एट द कॉमिक्स, कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करो। सिल्वर एंड गोल्ड आपको रियलिटी बताएंगे। अगर सिल्वर गोल्ड बढ़ रहे हैं दैट इज इंडिकेटिंग कि मार्केट में पेन रहेगा। इंडिया विक्स आपको बता रहा है कि मार्केट में पेन रहेगा। अलॉन्ग विद दिस जापान ने कोई नया चेंज नहीं किया है अपने इंटरेस्ट रेट में, तो लोगों के लिए वो एक प्रिफर्ड मार्केट बन जाएगी अगर उनको कुछ स्टेबल रिटर्न की बात हो रही है। साथ में बॉन्ड यील्ड का भी एक बड़ा फैक्टर आएगा, क्योंकि जितना फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के पास से घटेगा तो बॉन्ड्स पर उनकी डिपेंडेंसी उतनी बढ़ जाएगी। उनको फंड्स तो चाहिए लेकिन वो महंगे आएंगे। तो ये सारा एक सर्कल जो है ना, कहीं से लग नहीं रहा है कि अगला ये 3 क्वार्टर 6 क्वार्टर भी एफआईआई की मार्केट में कंटिन्यूटी को बनाएंगे। एंड लाइकली वाइज है कि मार्केट अभी वीकनेस की तरफ रहेगी, बट दिस वीकनेस विल जनरेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज। मैं मानती हूँ इस बात को, एक शायराना बातों में मैं जरूर रखूंगी। प्लीज मैं मानती हूँ कि हर गिरावट में मौके नहीं होते, मैं मानती हूँ इस बात को कि हर गिरावट में मौके नहीं होते, बट ये भी तो सच है कि बड़ी गिरावट में ही तो बड़े मौके छुपे होते हैं। सो जी बी रेडी, क्योंकि आपको इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चलिए मैडम, अब कमज़ोर तिमाही नतीजों वाला जो मामला है उस पर आपने जो है हाथ रख दिया है, तो उस पर भी मैं आपसे जो है कुछ टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, इंडेक्स के जो हैवीवेट शेयर्स हैं मैडम, उन्होंने भी बाजार पर जो है दबाव डालने की कोशिश की है। मैं आईसीआईसीआई बैंक और जो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनियों के जो कमज़ोर तिमाही के जो नतीजे हैं, उससे भी जो है इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट है वो अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दोनों शेयरों पर हम आपसे राय लेना चाहेंगे, क्या इनमें और जो है गिरावट गहराती हुई नजर आएगी, या आगे का जो ऐसा आपने प्रोजेक्शन बताया कि वो कमजोर ही रहने के आसार दिख रहे हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं मैडम? ये मेरा अगला सवाल हो। देखिए, सीधा सा एक है कि जिस तरह से कासा बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकों की दुखती रग होती है कि उनके पास डिपॉजिट कम होंगे या बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट घटा दिए हैं, हो सकता है कि अगले 6 महीने में 25 से 50 बीपीएस पॉइंट और घटे, क्योंकि हमको ओके लोन्स को सपोर्ट करना है कि लोग मार्केट में पैसा पहुंचाना है, तो लोन्स आपको सस्ते करने पड़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये करते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट पर आपका जो पैसा है लोग इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट बॉन्ड्स में जाएगा। तो ओवरऑल आने वाले कुछ समय में बैंक्स की जो कासा है, यानी जो डिपॉजिट कंडीशन है, वो थोड़ी सी नम हो सकती है, वो थोड़ी सी नाजुक हो सकती है, जो जिसकी वजह से बैंक्स में जो लैंडिंग कॉस्ट है
शायद वो बढ़ जाए, और जो प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज है वो रिड्यूस होंगे। तो जो कासा रेशियो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन रहेगा, दैट्स द प्रोजेक्शन। और उसके रीजन सिंपल है, क्योंकि हमारे पास में जो लोन्स है सस्ते देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर घटा दिया है तो लोग फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जब उनके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिख रही हो, क्योंकि जिस तरह से सिप्स म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो बढ़ा है, जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस कमोडिटी मार्केट की ईटीएफ्स की भी आ रही है एंड कमोडिटी मार्केट की भी आ रही है, सो दीज ऑल थिंग्स आर गिविंग एन इनसाइट और एक्चुअली अपॉर्चुनिटी, जहां पर लोग अपने पैसे को एक सेकेंडरी सोर्स में भी लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो ओके इसकी वजह से बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं थोड़े से मुश्किल में रह सकते हैं। जी, अब आपसे गोल्ड सिल्वर पर भी चर्चा करेंगे मैडम, क्योंकि कल देखिए गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। 20 से 21% का जो है वो डाउनफॉल जो था वो देखने को मिला था, लेकिन आज की हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वॉलेटिलिटी एट इट्स कोर मैं कहूंगा, क्योंकि आज देखिए उसी स्तर से, निचले स्तर से जो है आज 30% तक भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं वॉलेटिलिटी? और चूंकि मैं आपसे लगातार जब भी मैं आपके साथ शो करता हूँ, मैं कमोडिटीज की तो बात करता ही हूँ, लेकिन खासकर आपसे कोशिश होती है कि कमोडिटीज पर भी आपका रुख ले लिया जाए। जी, तो देखिए कमोडिटी मार्केट मेरे हिसाब से जो सच बोलता है ना वो बुलियन से बोलता है। मतलब ये ओके मैं इस बात को मैं समझी हूँ कि आप सबकी बातों को झुटला सकते हैं, स्टॉक्स की ऑल एंड ऑल, बट बुलियन इज समथिंग व्हिच इज अ ग्लोबल कमोडिटी, राइट? और सबके लिए एक जैसा है, तो वहां पर जो दिख रहा है दैट यू कैन ट्रस्ट। और रही बात की वोलेटिलिटी, तो बड़ा जो डिफरेंस था, देखिए एमसीएक्स में कोई चेंज नहीं आया था प्राइस में बहुत ज्यादा, और ना ही आपके ग्लोबल जो ट्रेड होता है वहां पर भी कोई चेंज था, ना सिल्वर में था बड़ा चेंज और ना ही आपके गोल्ड में था। तो डिफरेंस था ईटीएफ्स के प्रीमियम में, जो जिन एक एग्जांपल से समझते हैं। जी सिल्वर जिसने लगभग 45-50% का रिटर्न, एक राउंड फिगर कर रही है उसको, एक साल भर में दिया, वही ईटीएफ्स जो थे 200 से 250% के रिटर्न देकर के बैठे थे। तो हम्म थोड़ा सा भी अगर कुछ भी वहां पर होता है, अब सूद होने की बात हुई कि ठीक है हम ग्रीनलैंड को हथियारों के थ्रू नहीं खरीदेंगे, राइट? दूसरी फिर बात हुई, एक थर्ड मैक्रो फैक्टर जो है जिसकी वजह से फियर इंक्रीज होता था मार्केट में, वो थोड़ा कूल ऑफ होते हुए दिखा कि रशिया, यूक्रेन एंड प्रेसिडेंट यूएसए की एक ट्राइलेटरल मीटिंग होने वाली है। तो ये सारी चीजों ने सेंटीमेंट को कल के दिन में थोड़ा सा कूल ऑफ किया। बट मैंने इसका एक फ्लिप साइड देखा, उन्होंने ये जी नहीं कहा है कि हम ग्रीनलैंड नहीं लेंगे, उन्होंने ये कहा है कि हम वी आर नॉट ड्रॉपिंग दैट प्लान, उन्होंने ये कहा है कि हम हथियार से नहीं लेंगे। तो प्लान चेंज नहीं हुआ अभी। सो दैट जी स्केर्सिटी, दैट कंफ्यूजन, दैट फियर स्टिल देयर। प्रीमियम महंगे हो गए थे ईटीएफ्स, इसकी वजह से हमको वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जब ग्लोबल सेंटीमेंट से अरे भैया ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा क्रैश हो जाए, तो प्रॉफिट बुकिंग थी विच वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड फ्रॉम देयर ऑल्सो मुझे लगता है कि ईटीएफ्स आज की डेट में भी अगर 15 से 25% करेक्ट हो भी जाए, यू शुड बी हैप्पी, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके री इन्वेस्टमेंट की। ओके मैडम, अब जो है हम लोग अब सवालों का रुख कर लेते हैं। बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और उनका सवाल है कि मैम, क्या अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी एंटरप्राइजेज एंड जियो में एक्यूमुलेशन इस स्तर पर किया जा सकता है या नहीं? अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी जी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड जियो मैडम। जियो। ओके, ऑल राइट, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। आपका सवाल मुझे करने का तरीका समझ में आया। आपने एक्यूमुलेशन जोन बोला है, अडानी एंटरप्राइजेस आज 1900 रुपए पर आ गया। मैंने इसको ट्रैक नहीं किया था आज, बट ओके टू माय सरप्राइज, वेल, कारण क्या है? एक्सपेंसिव, मोस्ट थिंग एक्सपेंसिवनेस। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस 1900 के आसपास खरीदा जा सकता है, एक्यूमुलेशन करना है तो कर सकते हैं, बट यू नीड टू बी एज एन इन्वेस्टर, यू नीड टू टेक दिस डिसीजन एज एन इन्वेस्टर। ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी आपको ज्यादा मिल सकती है, और कुछ न्यूज भी थी अडानी के अराउंड विद जी कोर्ट एंड मैम, ऑल, अगर मैंने मैं उसको डीप पूरे डाइव नहीं अडानी किया। स्पेस में, अडानी स्पेस के मैं स्टॉक्स को देखूं तो एसीसी में 3% की गिरावट है, अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस 9% गिरा हुआ है, अडानी एंटरप्राइजेस 9, अडानी ग्रीन एनर्जी 10%, अडानी पोर्ट्स, तमाम शेयरों में जो है 10-10% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है मैडम। अडानी स्पेस जो है आज रडार पर रहेगा। आपको अब बताइए मैडम, क्या इन लेवल पर जो एक्यूमुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इसीलिए जो है इन्वेस्टर सवाल पूछ रहे हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन, और ये आना भी चाहिए। और कुछ तो एक न्यूज थी शर्मा जी, अडानी को लेकर के कुछ न्यूज था कि बाईपास किया गया है, आई नो, इंडियन गवर्नमेंट, कुछ कुछ इस तरह का था। दो मैंने उसको बस ऊपर से ही जी पढ़ा, तो कल का या परसों का न्यूज है, बट मैं डीप डाइव नहीं कर पाया, आई हैव टू चेक दैट। बट जी ओवरऑल
अडानी ग्रुप के स्टॉक्स वगैरह खरीदने की बात कर रहे हो तो आपका कलेजा बड़ा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जब बैठते हैं तो ऐसे ही बैठते हैं जैसे कि हम अब देख रहे हैं, और जब ये चलते हैं तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट हमको इनमें पास्ट में देखने के लिए मिला है। नाउ एज एन इन्वेस्टर व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? एवरेज करना है तो थोड़ा सा ही करिए एंड ट्राई टू ऑब्जर्व इट फॉर अनदर 1 वीक, कि एक हफ्ते के बाद तक कि क्या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। अडानी ग्रीन या अडानी के पूरे स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो ये इन्वेस्टर वाले ही स्टॉक है, आप इनमें ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड में आप फंस जाएंगे। तो अगर आपका इन्वेस्टर वाला माइंडसेट है तो ही आप इनमें हाथ डालिए, अदरवाइज दूर रहिए। ये मैं जब भी अडानी का नाम आता है मैं ये बोलती ही हूँ। नाउ एक एक करके स्टॉक्स की बात करेंगे। आज अडानी ग्रीन 10% गिर गया है, और इसका पीछे के जो मेजर रीजंस मुझे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में समझ में आते हैं। देखिए हमारी जो ग्रीन सेगमेंट में सोलार्स एंड ईवी, ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज में ईवी मॉड्यूल्स, ये सारे पीवीसी मॉड्यूल्स आई मीन, इन सभी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चाइना की तरफ से भी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होने वाली है। सो ये सारे कंसर्न्स हैं, जिसमें कि जो भी एनर्जी वाले स्टॉक थे, सोलार एनर्जी वाले स्टॉक से, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। नाउ टू बी स्पेसिफिक, अडानी ग्रीन मैं नहीं बोलती कि आप इसको अभी फिलहाल खरीदिए, वेट करिए, और यहाँ पर 720 रुपए का विशाल जी मैडम जब ये गिरावट, स्टॉक माफ 1000 पे था माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ मैडम। खबर पता चल गई है, खबर ये आ रही है कि अमेरिका के जो बाजार के जो रेगुलेटर हैं, यानी SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उनकी जुड़ी एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि SEC ने अमेरिकी कोर्ट से खास इजाजत मांगी है, यानी कोर्ट अप्रूवल मांगी है, ताकि वो गौतम अडानी और उनके भतीजे जो है सागर अडानी को जो है कानूनी नोटिस यानी समन जो है वो भेज सके। इस खबर के आने के बाद जो है तमाम जो है अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें जो है गिरावट आ रही है। मैडम ओवर टू यू, आप कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली वो मैं वही बोल रही थी कि कुछ न्यूज था उसके जी अराउंड में, इट वाज US एंड इंडिया। सो जी अभी अगर आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को खरीदने का प्लान बनाना है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अडानी ग्रीन। रिस्की बेट्स हैं बट प्रॉफिट भी वैसे ही दिला सकते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशनिंग मार्केट में वैसी है। नाउ अडानी ग्रीन को एक्यूमुलेशन करने का फ्रेश जोन या फिर एवरेज करने का फ्रेश जोन मेरी नजर में 730 है। व्हेन इट वाज 1000 पीपल वर नॉट बिलीविंग कि ये 700 730 आ जाएगा, एंड हियर इट इज एट 820। तो समय वेट एंड वॉच वाली कंडीशन अगर आप रखते हैं तो आपको अच्छे स्टॉक अच्छे भाव पर ड्यू टू एनी रीजन कारण बन जाते हैं, मिल जाते हैं। ओके तो अभी 730 के आसपास खरीदने का विचार करिए, या फिर एवरेज करने का, उससे पहले नहीं। एंड आई वुड सजेस्ट अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑल्सो। 650 रुपए का बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए, जिसमें कि टारगेट भी आपको 950 ऑनवर्ड्स अप टू 1000 के 1000 से 1100 के दिखेंगे। इट्स अ रिस्की बेट, एक्सपोजर कम रखना। ओके ओके मैम। देन विशाल जी, देयर इज ACC। ACC जी उतना बुरा नहीं लगता, इसकी एक स्पेसिफिक डिमांड है, डिपेंडेंसी बाहर के मार्केट पे कम है, अच्छा एक्सपोर्टर है। और अगर इंडिया सीमेंट एक्सपोर्ट करता है, या फिर यूं कह लें कि वर्ल्ड का सबसे सीमेंट एक्सपोर्टर में नाम इंडिया का है, और इंडियन सीमेंट मार्केट में कुछ ही गिनी चुनी कंपनीज हैं। और अगर एक एक ऐसी कंडीशन देखी जाए कि क्या किसका स्टेक सबसे ज्यादा है, देन ग्रेजुअली बिरला एंड अडानी, इनके स्टेक्स बढ़ रहे हैं। सो फिलहाल ACC इज अ बेट। अगर आप इसमें हैं तो करंट प्राइस पर भी खरीदारी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू एवरेज, वेट करिए। अगर कल के सेशन में 1670 के आसपास मिले और बेटर है, अदरवाइज आज का प्राइस भी बुरा नहीं है। नाउ इसमें जो हमको भाव दिख सकते हैं 1800 से लेकर के 1950 के टारगेट्स दिख सकते हैं। मेंटेन करेंगे हम इसमें स्टॉप लॉस 1600 का। ओके अगर जरूरत है तो बाकी स्टॉक्स पे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं मैम, एक सुपर चैट आ गया है, उसको लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। दीवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है, आई हैव हीरो मोटोकॉर्प और 5800 पे खरीद है इनकी, और अमारा राजा एनर्जीज पर इनका सवाल है दूसरा, वो 895 की खरीद है। सवाल इनका ये है कि कैन आई एवरेज दिस स्टॉक्स नाउ, काइंडली टेल द टारगेट एंड स्टॉप लॉस। हमारा राजा बैटरी है, एंड और कौन सा स्टॉक है प्लीज एक बार हीरो दोबारा मोटोकॉर्प बता मैम, देंगे। 5800। आवाज कम आ रहा है। 5800 मैम, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो, ओके जी ऑल राइट। सो फर्स्ट हम लोग ARM लेंगे। देखिए जी मेरी एक्सपेक्टेशन है अराउंड द बजट, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इस बजट में एनर्जी इंडस्ट्री को लेकर के कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स हो सकती है, बिकॉज वी आर सो मच येट। अभी भी अगर हम बात करें तो एनर्जी को लेकर के हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और कॉस्ट
बहुत सारी चीजें रहेंगी, बट एनर्जी का एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है, यानी जनरेट कोई भी करे बट स्टोरेज करने वाली बात अगर आएगी तो एक्साइड, एआरएम, कुछ ही कंपनीज है जिनके नाम आप ले सकते हैं। सो एआरएम आपका ना सिर्फ इसमें है, बल्कि आपको अलग इसका वर्सेटाइल बिजनेस है। तो फिलहाल के लिए एआरएम में आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, इट्स अ बाय। अगर आप रख सकते हैं तो 1 साल का नजरिया रखिए, या कम से कम 6 महीने का तो नजरिया रखिए। एंड एआरएम अमर राजा एनर्जी आपको कम से कम यहां से भी 920 फर्स्ट टारगेट एंड 1000 के भाव को दिखा सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए ही ये बेट है। अगर आप 1-2 दिन रुकेंगे भी तो कोई बड़ा खास फर्क नहीं आएगा प्राइस में। ये स्टॉक आपको अगले कुछ हफ्ते मतलब 2 हफ्ते का एक नजरिया लेकर के अगर चले तो ये आपको 815 और 850 के आसपास ही दिखेगा। सो यू हैव इनफ टाइम, आपको टाइम मिलेगा इस रेंज में खरीदने का। वेल स्टॉप लॉस जो है 770 रुपए का स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखें, ताकि अगर कुछ भी अगर अलग हो रहा है जो इंडस्ट्री को अभी न्यूज में नहीं है, प्राइस में नहीं है, अगर कुछ भी अलग हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट अपने कैपिटल को करने के लिए 770 स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प आज की डेट में 5400 पर आया है जी। हाँ 5800 जी। की खरीदे तो ना? अभी बहुत महंगा खरीदी है आपकी, और मैं मुझे तो लगता है कि अभी भी डिक्लाइन होने वाला है। सो इफ अगर आप मानते हैं कि एक सही समय पर एग्जिट अच्छी बात होती, ताकि आपके पास पैसा हो और आप दोबारा सही डिसीजन ले सके स्टॉक पे, तो फिलहाल टेक एन एग्जिट। बिकॉज हीरो मोटोकॉर्प आज 5400 पर आ गया है। यू शुडंट बी सरप्राइज। 4150 से लेकर के 4800 का भाव येट टू कम है, और कुछ ही दिन लगे, कुछ ही दिन लगेंगे जिसमें कि एंट्री आ जाएगी। सो आज की डेट में आई शुड से बुक अ स्मॉल लॉस, ताकि Okay. आपको दोबारा एंट्री उसी प्राइस मिल सके, एक सस्ते भाव पर मिल सके। ओके मैम। नेक्स्ट व्यूअर के पास चलते हैं मैडम। आशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनका सवाल है कि आई वांट टू फ्रेश बाय। अच्छा, लंबी अवधि का इनका नजरिया है मैडम, 1 साल से अधिक का। गणेश हाउसिंग पहला स्टॉक है। आप पूछ रहे क्या ना बाय एट द सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदें, या जो डिप आए उस समय खरीदारी जो करना वो बेहतर होगा? गणेश हाउसिंग में वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जिसको आप पोर्टफोलियो के हिसाब से होल्ड कर सके। अगर आपको कुछ ऐसा होल्ड करना ही है तो हाउसिंग इंडस्ट्री में जाना है आपको, इसमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही आपको अगर लग रहा है कि पैसा बनाना चाहिए, सो वो डिप आप रादर आप गणेश हाउसिंग में देखें, आप उसको हुडको में ढूंढिए। हुडको आज की डेट में लगभग 195 पर आया है। थोड़ा सा और वेट करें, हुडको आपको एक बहुत अच्छे भाव पर और मिल जाएगा। बताइए, 220 पर था तो मैंने बोला था 170-85 आ जाएगा, एंड 195 आ गया है। तो तो क्या अभी भी इस विशाल लेवल जी, पर जब ये अच्छी बातें बाइंग हो बोली सकती है जाती है मैडम? ना, करंट लेवल पर भी बाई अभी किया नहीं जा है, सकता है? अभी नो 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 नो, ये Okay. 170 185 आएगा, अभी 195 है। तो अभी उसके लिए वेट करना चाहिए, अभी भी डिस्काउंट में और आएगा ये, तो अभी एकदम गड़बड़ी मत करिए। 175 से 180 तो कम से कम वेट करिए और वहीं पर बाय करने का प्लान करिए। देखिए, वैल्यूएशन बहुत मैटर करती है। अगर आप महंगा खरीद लेंगे तो कोई तो होगा जो उस मार्केट को यू डोंट वांट टू बी प्रे फॉर एनीबॉडी, तो आप ही ऐसा सस्ता खरीदने की कोशिश करिए जहां से टर्न आउट होते होते भी पुल बैक में भी आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो। दैट्स माय अप्रोच। और फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहेगी, और क्योंकि ओवरऑल रियल्टी सेक्टर पर थोड़ा प्रेशर है, तो थोड़ा बहुत ये स्टॉक्स भी जो उसको फाइनेंसिंग में है, अर्बन डेवलपमेंट में है, उसमें असर दिखेगा। तो अभी वेट करो 175 180 की रेंज का, वहां पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जिसमें कि जी। आपको एक मिनिमम टारगेट, वंस द एंट्री गेट्स ट्रिगर, आपको एक मिनिमम टारगेट 195 से लेकर के 230 का मिल जाएगा। स्टॉप लॉस जी मेंटेन करेंगे यहाँ पर 150 रुपए का। तो अभी मैम, जल्दबाजी नहीं करना है। आपने कहा कि रियल्टी सेक्टर में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो मैम क्या बजट के बाद ये प्रेशर ईज ऑफ हो सकता है? क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं रियल्टी सेक्टर को लेकर? उतने बड़े ऐलान जैसी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि स्कोप नहीं है। Okay. ऑलरेडी जो पहली बार घर खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए ऑलरेडी बात हो चुकी है। थोड़ी सी जो गुंजाइश है पिछले बजट में, जीएसटी को वो लेकर? जीएसटी रिडक्शन में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थे उसको दे चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा जो मैं एक्सपेक्टेशन में रख पा रही हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकते आप, लोन मैंडेटरी किसी बैंक को इतना देना है, होम लोन को, उसको भी आप कितना मैंडेट करोगे, एक लिमिट होती है एक चीज की। तो ज्यादा से ज्यादा जो मुझे लग पा रहा है कि हो सकता है
50 से 60,000 या अप टू 1 लाख का टैक्सेबल इनकम में थोड़ा रिलीफ अगर मिल जाती है, तो उससे जो कंज्यूमर मार्केट है, जो रियल एस्टेट मार्केट है, उसको थोड़ा बहुत बूस्ट मिले। बट ऐसा लग नहीं रहा है। बस यही एक इकलौती एक्सपेक्टेशन है अराउंड द बजट कि 50,000 से 1 लाख तक का कुछ रिलैक्सेशन टैक्सेबल इनकम में मिल जाए। बाकी और कोई सरकार तो फर्दर ये भी ऐसे कह रही है स्पेशल मैडम, अनाउंसमेंट्स मुझे नहीं लगते। सरकार तो ये भी कह रही है कि आपके लिए तो मैंने सीमेंट पर पहले ही जीएसटी घटा दिया, 28% का जो जीएसटी पहले लगता था उसको कम करके 18% कर दिया। अब चलते हैं मैडम बट आशु जी के। जी प्लीज इनकम नहीं बढ़ी ना लोगों की, जी, वेज इनकम ग्रोथ नहीं को लेकर बढ़ी अभी ना भी लोगों सवाल है। की। जी मैम, आशु जी का दूसरा सवाल है जुपिटर वैगन्स को लेकर। वो 5 स्टॉक्स की लिस्ट लाएं और उन पर उनका वही सवाल है कि क्या सीएमपी पे खरीदें करंट मार्केट प्राइस पर, या डिप आए तो इंतजार करें। तो जुपिटर वैगन्स के लिए आपकी क्या सलाह? जुपिटर वैगन आज खरीदें तो बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा रिस्की बेट जरूर है, बट वी डोंट वांट टू मिस इट आउट। मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा बहुत इसको आज खरीदिए। 300-310 की रेंज में एक मेरा रेंज है जहां पर मैं इसको एक्यूमुलेशन करने की सलाह दे रही हूँ। और एवरेज करने का जो व्यू है, अगर यहाँ खरीदार हुए तो आपको एवरेज करने का व्यू है वो 270 के आसपास मिलेगा। बट चांसेस हैं कि इससे पहले कि ये 270 आए, ये पहले 340 चला जाएगा इस रेंज में। तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए, हाफ ही एक्सपोजर से अटेम्प्ट करिए, ताकि अगर मौका पड़े तो 270 आने का तो वहां पर आप ऐड कर पाए। और जो लोग पहले से होल्ड करके बैठे हैं उनके लिए ये सलाह नहीं है। जो फ्रेश बाइंग के बारे में सोच, जिनका ऊपर की स्तर की बाइंग नहीं है, फ्रेश एक्सपोजर है जिनका, तो वो इस अप्रोच को, इस सलाह को देख सकते हैं। हालांकि जो स्टॉप लॉस है बहुत स्ट्रिक्ट हमको मेंटेन करके ही चलना चाहिए, वो 240 रुपए का है। तो ओके जो आज बाय कर रहे हैं उनके लिए एक्यूमुलेशन एट 270, फ्रेश बाइंग एट 310 to 300, फर्स्ट टारगेट 340, सेकंड टारगेट क्लोज टू 400। ओके ओके। नेक्स्ट स्टॉक है मैम अनंत राज। अनंतराज डेटा जी सेंटर, ओके, ऑलराइट। बहुत पिटाई हो रही है इन स्टॉक्स की। खैर, अभी भी संभलेंगे नहीं, बट तो आई मे डिसहार्ट सो मैनी विद दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टॉक में अभी भी कोई फ्रेश व्यू नहीं है, एक्यूमुलेशन नहीं है। गिरावट को मैंने बना, हर गिरावट खरीदने का मौका नहीं होती। बात सच है कि गिरावट में ही मौके होते हैं, तो वो गिरावट इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुई है। दिस इज वेरी लाइकली कि 430 से 25 इस रेंज में आएगा। अब इसको ओके एक हफ्ता लगेगा या एक महीना, वो मैं टाइम नहीं करना चाहती, उसको नहीं कर सकती हूँ फॉर दैट मैटर। बट 511 वाला ये स्टॉक आपको किसी भी रीजन से, आपको 430 से 420 के इस भाव पे आ जाए तब खरीदारी का व्यू रखें। अभी और वेट करिए, इसको और गिरने दीजिए ताकि आपकी एंट्री बहुत ही बढ़िया हो सके। रही बात तो टारगेट, जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर होती है तो आपको टारगेट की तैयारी रखनी चाहिए, कम से कम वहां से 610 रुपए की एंड 640 रुपए की। और आपका स्टॉप लॉस आप 365 से नीचे बिल्कुल मत रखिएगा, चांसेस भी कम है कि हिट होगा।